నమస్తే అందరికీ కూడా. ఇప్పుడు మనం నాగ్పూర్‌లోనే ఉన్నాము. నాగ్పూర్‌లో కాంగ్రెస్ నాయకుడి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఏం చెప్పారో మీరు విన్నారు. అండ్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ జర్నలిస్ట్‌తో కూడా మాట్లాడినవి మీరు విన్నారు. నాగ్పూర్ అండ్ మహారాష్ట్ర రాజకీయాలకు సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి మనతో ఉన్నారు, అజయ్ పాఠక్ గారు. అండ్ వారితో మాట్లాడదాం. ఈ మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఏక్నాథ్ షిండే ఫ్యాక్టర్ ఉందో, లేకపోతే అటు అజిత్ పవార్ ఫ్యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఆయా పార్టీల చీలికలు అండ్ ప్రస్తుత పరిణామాలు, వీటి గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అండ్ ప్రస్తుతం ఎన్ని సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందో కూడా కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు అజయ్ పాఠక్ గారు అండ్ సంజయ్ సిన్హా గారు. వారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ జిల్లా అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. సో नमस्कार अजय पाठक जी। जी नमस्कार। संजय सिन्हा जी नमस्ते। तो थोड़ा कैजुअली कन्वर्सेशन कर लेंगे हम। अजय पाठक जी, आप प्रवक्ता है इधर महाराष्ट्र का, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, कितने सीट मिलने वाला है? पहले तो यही क्वेश्चन हमारा तेलुगु एरियाज में, तो अब की बार 400 पार है, 400 पार में महाराष्ट्र से कितने सीट मिलेगा? इससे पहले कितने हैं? अभी बढ़ेगा लेकिन कम हो जाएगा? देखिए, हमारे पास आज के समय में जो पिछली लोकसभा है उसमें 42 सीटें हैं, लेकिन हम इस बार 42 की 46 करेंगे, 42 की 48 करेंगे। एक भी सीटें हमारी कम नहीं हो रही है। उसके दो कारण हैं। एक तो जो लोग शिवसेना एक पार्टी यहाँ पे थी, शिवसेना ने पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग दिया और उनके विचारों को छोड़ करके वो उनके पास चली गई, जिसके खिलाफ बाला साहब ने अपनी पूरी वैचारिक लड़ाई लड़ी। हिंदुत्व की लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ भी बाला साहब ने लड़ी। उनके बेटे उद्धव ठाकरे उन्हीं के साथ चले गए। उनके साथ जाने से हुआ क्या कि उनका जो हिंदुत्व वोट बैंक था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। उन्होंने देखा इस बात को कि जो जीवन भर जिसके साथ हम संघर्ष करते रहे, उसी के साथ उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया। किस लिए समझौता कर लिया? मुख्यमंत्री बनने के लिए, पद के लिए समझौता कर लिया। हिंदुत्व से समझौता करके, सनातन से समझौता करके वो उस विचारधारा के साथ चले गए जो विचारधारा हिंदुत्व को समाप्त करना चाहती है, जो हिंदुत्व को पूरी तरह से निगल जाना चाहती है, उसके साथ चले गए। इसलिए भारतीय जनमानस, खासतौर से महाराष्ट्र का जनमानस, ये समझ गया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे थे, सत्ता के लिए सब चीजें किए, सत्ता से समझौता किए और शरद पवार और सोनिया गांधी के गोद में जाकर के बैठ गए उद्धव साहब। इसलिए यहाँ की जनता ने पूरी तरह से उनको रिजेक्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो प्रधानमंत्री जी के काम पे सीटें आएगी। आज महाराष्ट्र का व्यक्ति पूरी दुनिया में रहता है, उसको ये इस बात का गर्व है ना। आप देखिए, तेलंगाना हो या साउथ हो या पूरी भारत में कहीं भी हो, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनसे पूछिए कि 2014 से पहले हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी और 2014 के बाद हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू हुई है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन संघ के बड़े-बड़े लोग और बीजेपी के बड़े-बड़े नेतागण पूरा लोग मुंबई में मातोश्री में पूरा डिसाइड करते थे उस टाइम पे। गठबंधन जो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी जो जीवित थे ना उस टाइम पे, लेकिन बाला साहब ठाकरे मरण के बाद उद्धव ठाकरे को आप वंचित किया है और छोड़ के वो शिवसेना को ब्रेक किया है और एनसीपी को ब्रेक करके डेमोक्रेसी को पूरा आप प्रॉब्लमेटिक किया है, वैसा आरोप है ना? आप क्या बताते हैं? ये आरोप है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि उनके जो लोग थे वो जब मुख्यमंत्री बन गए उद्धव साहब और जाकर के 2.5 साल तक अपने घर से बाहर तक नहीं आए। कोविड का समय था, यहाँ एक विपक्ष के नेता थे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, वो जिले वाइज घूम रहे थे। उनको 2 बार कोविड हो गया, लेकिन वो आदमी जो मुख्यमंत्री था वो अपने पूरे कार्यकाल में, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 2 बार मंत्रालय गए हैं पूरे कार्यकाल में। 2.5 साल मुख्यमंत्री रह करके फेसबुक और ट्विटर से अपनी गवर्नमेंट चलाते रहे और घर से बाहर तक नहीं निकले। पूरे महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, मुंबई की हालत खराब हो गई, वो घर से बाहर नहीं निकले। मेन मुद्दा क्या है ना, उन्होंने विकास किया और दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, हिंदुत्व को त्याग करके सोनिया गांधी की गोद में, कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए।
उनके अपने जो लोग थे उन्होंने देखा कि हम जिस बीजेपी के साथ 30 साल चुनाव लड़े, जिस हिंदुत्व के एजेंडे पे हमने चुनाव लड़ा था, इसको ये त्याग करके ये लोग जा करके क्रिमिनल एजेंडे के साथ बैठ गए, तो हम इनके साथ कैसे रह सकते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उनके सभी विधायकों ने संपर्क किया, पूरी की पूरी पार्टी आज हमारे साथ है। उनके पास कोई बाप बेटे के अलावा कोई बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। तो जो अपने विचारों का त्याग करेगा उसके साथ ऐसा ही होता है, और यही उनके साथ हुआ। आज ना उनके साथ उनके लोग हैं जो एमपी एमएलए चुने गए थे, ना ही वो लोग उनके साथ खड़े हैं जो लोग महाराष्ट्र की जनता ने उनको वोट किया था। वो सब लोग उनसे छिटक गए, सब लोग उनसे हट गए। आज उद्धव साहब के पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर एनसीपी के बारे में बात करें। देखिए, एनसीपी तो 2014 में भी हमको बाहर से समर्थन दिया था, और 2019 में भी सरकार, जब देवेंद्र जी की 1 रात की 2 रात की सरकार बनी थी, तो भी अजीत दादा हमारे साथ आए थे। अजीत दादा को शरद पवार जी ने ये परमिशन करके भेजा था कि आप जाइए और देवेंद्र फडणवीस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाइए, लेकिन उन्होंने अजीत दादा का गेम कर दिया। बाद में जब उनको ये सब चीजें समझ में आई और ये इनके साथ गए, उद्धव साहब के साथ, उन्होंने बोला जब उद्धव साहब से अच्छी तो बीजेपी है, बीजेपी के साथ जाना हमको अच्छा रहेगा, हमारे लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हमारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए शरद पवार को उन्होंने छोड़ा और वो हमारे साथ आए और हमारी विचारधारा को स्वीकार करके हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ सरकार चला रहे हैं, अच्छी सरकार चल रही है। अच्छी बात। इस इलेक्शन में, इस चुनाव में मुद्दा क्या है? नेशनल वाइड मुद्दा क्या है? महाराष्ट्र का राज्य में मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? मुद्दा, जनता क्या पूछ रहे हैं? मुद्दा सिर्फ 2 है। इस देश को कौन सुपर पावर बना सकता है, इस देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे अच्छी रह सकती है। आप याद करिए, एक समय आप जब यहाँ से बाहर निकलते थे तो बस के ऊपर लिखा रहता था कि कोई अवैध चीज को हाथ मत लगाइए, वो बम हो सकती है। ऑटो में, ट्रेन में, फ्लाइट पे, एयरपोर्ट पे, आपके घर के अड़ोस पड़ोस में, ये सारी प्रॉब्लम 2014 के पहले खड़ी थी। आप सभी लोग ने देखा। 2014 के बाद से आपकी मेमोरी इतनी शार्ट है हमारी आपके कि वो भूल गए हम और आप। आंतरिक सुरक्षा पे आइए, रोज बम विस्फोट होते थे पूरे देश भर में। माओवाद जो है वो 16 स्टेट में फैल गया था, 16 स्टेट में। आज माओवाद 2 डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट बच गया है, वो भी समाप्ति की तरफ है। कांग्रेस की ये नीति रही है। कांग्रेस के 3 पिलर थे, माओवाद, आतंकवाद, तुष्टीकरण। इन्हीं तीनों चीजों पे कांग्रेस टिकी हुई थी, और ये तीनों चीजों ने मोदी साहब ने ध्वस्त कर दिया। आतंकवाद को ध्वस्त कर दिया, माओवाद को ध्वस्त कर दिया, और जो जाति की राजनीति थी उसको ध्वस्त कर दिया। 2014, 2019, 2024 में उससे भी बड़ा होने जा रहा है। कोई जाति नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री साहब ने बोला गरीब की एक जाति है, वो जाति है गरीब। कोई धर्म नहीं है, गरीब का कोई धर्म नहीं है, न कोई जाति है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस ने तेलंगाना, आपने देखा कर्नाटक में अभी क्या किया, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा कि हम ठेके में, जो गवर्नमेंट का ठेका होगा उसके अंदर हम मुस्लिमों को ठेके में इतना परसेंट देंगे। कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आप सोचिए कि रोड बनाने वाला, बिजली बनाने वाला, या अदर रेलवे बनाने वाला, एयरपोर्ट बनाने वाला, जो ठेका होगा उसमें भी मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। तो ये इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? धर्म के आधार पे इस देश को बांट दिया, इस देश के टुकड़े कर दिए। अब धर्म के आधार पे इस देश में आरक्षण देना चाहते हैं, और वो आरक्षण किसका देंगे? किसका आरक्षण लेकर के मुस्लिमों को देंगे? ओबीसी समाज का। अच्छा, जो पिछड़ा वर्ग है उसका आरक्षण लेकर के मुस्लिमों को देना चाहते हैं। इस देश की जनता ये जान चुकी है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस देश में मोदी के अलावा कुछ चलेगा नहीं। जो मोदी साहब का नारा है अब की बार 400 पार, वो पूरी तरह से सार्थक होने जा रहा है। बीजेपी की अकेले 340 से 360 सीटें अकेले बीजेपी की आने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की।
ओके एनडीए का मिला करके भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन 400 से प्लस सीटें ले आएगा, और आज भी हमारे पास 400 सीटों के लगभग है। अच्छा, ये महाराष्ट्र को स्पेशलिटी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी इधर से है, उस पुण्य भूमि है ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। इसी पुण्य भूमि अब जो नागपुर में है ना, हम आरएसएस का उद्घाटन इधर से ही हुआ है, आरएसएस संगठन इधर से चालू किया है। लेकिन इस इलेक्शंस में जो राहुल गांधी है, इवन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है ना, कांग्रेस के नेतागण है ना, वो बता रहे कि अब संविधान को पूरा, संविधान में जो रिजर्वेशंस दे दिया ना, रिजर्वेशंस को पूरा हटाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप कर रहे हैं वो लोग। इसके बारे में क्या बताते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पुण्य भूमि है ना, इस महाराष्ट्र से आप क्या बताना चाहते हैं देश की जनता को? देखिए, बाबा साहब के संविधान को अगर किसी ने चेंज करने की कोशिश की है तो वो कांग्रेस है। बाबा साहब को चुनाव में हराने वाली कांग्रेस है। बाबा साहब अम्बेडकर लोकसभा में न बैठ पाए, ये पूरा इंतजाम कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने उनको चुनाव हराने का काम किया। उसके बाद 90 बार 92 बार संविधान में जो चेंजेज हुए या उसके अंदर जो एमेंडमेंट हुए, वो किसने किया? सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने किया। ये पाप कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी ये पाप नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किए हुए पाप को समाप्त करती है। जैसे आर्टिकल 370, ये पाप किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। मुस्लिमों को आरक्षण, ये काम कौन करता है? कांग्रेस करती है। उसके अलावा राम मंदिर का तुष्टीकरण किसने किया? जब ये देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद सोमनाथ का मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा थी, उस प्राण प्रतिष्ठा में नेहरू गए नहीं। करेक्ट, नेहरू नहीं गए। नेहरू ने कहा कि ये क्रिमिनल एजेंडा ये लोग लागू कर रहे हैं, और उसी समय ये निर्णय हुआ था कि राम मंदिर भी बन जाएगा, कृष्ण मंदिर भी बन जाएगा मथुरा का, काशी विश्वनाथ का भी मंदिर बन जाएगा, लेकिन नेहरू ने वो नहीं बनने दिया। और कांग्रेस उसी तुष्टीकरण की राजनीति पे आज भी चलती है। संविधान भारतीय जनता पार्टी नहीं बदलने जा रही है। ये संविधान का झूठा सगुफा छोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत 2014 में था, 2019 में था, और भारतीय जनता पार्टी चाहती तो वो कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पाप कभी नहीं करेगी। ये पाप कांग्रेस करती आई है, और अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है। वो एक नैरेटिव खड़ा करना चाहती है वोट लेने के लिए बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब के संविधान के नाम पे। इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। उन्होंने देखा है 2014 से 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान को ही सर्वोपरि ग्रंथ मान करके उसी के अनुरूप सारा काम किया है, सारी चीजें की है। चलो, आपका मैसेज क्या है देश की जनता को? और 2-3 फेजेस इलेक्शंस है ना अभी, जनता का महाराष्ट्र से क्या मैसेज देना? देखिए, महाराष्ट्र में तो लास्ट फेज का चुनाव बचा हुआ है 20 तारीख को। उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता वोट करने जा रही है। पिछले चुनाव में भी की है, जो पिछले 4 चरण हुए हैं, और 5वें चरण में भी करने जा रही है। यहाँ की जनता जो तथाकथित शिवसेना है उसको समाप्त करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को 46 सीटें लगभग देने जा रही है। यहाँ पे 48 में से 46 सीटें, 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है, 46 सीटें। पूरे देश में आज मोदी के अलावा कोई लीडरशिप नहीं। पूरी दुनिया में एक ही लीडरशिप स्थापित है, वो है मोदी। पूरी दुनिया हम मोदी साहब के पीछे चल रही है। इतने बड़े विजन को छोड़ करके कोई राहुल गांधी के साथ क्यों जाएगा? राहुल गांधी के पास है क्या? गांधी परिवार के पास क्या उपलब्धियां हैं इस देश को लूटने के अलावा, इस देश को ठगने के अलावा, इस देश को गर्त में डालने के अलावा, इस देश को के टुकड़े करने के अलावा? उनके पास कौन सी उपलब्धि है जो जनता उनके साथ जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అజయ్ భటక్ జీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చూసారు కదా, అది అజయ్ భటక్ గారు చెప్తున్న మాటలు. సో ఇక్కడ రిజర్వేషన్స్ తీసేయడము ఇట్లాంటి విషయాల గురించి ఆయన చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ఏక్నాథ్ షిండే ఫ్యాక్టర్ గురించి, లేదా శివసేనలో జరిగిన విధానం గురించి, ఎన్సీపీలో జరిగిన విధానం గురించి చాలా క్లియర్గా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ ఇది నాగ్పూర్లో అజయ్ భటక్ గారితో స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ.